नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल हमने जो है राजपूत कालीन प्रमुख राजवंशों को देखा और उनसे संबंधित जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते थे या पॉइंट्स हो सकते थे, उनकी चर्चा हमने की। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ राजवंश जो बच गए हैं उनकी चर्चा मैं आज की वीडियो में करूँगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो कुछ राजवंश, जैसे कश्मीर के कुछ राजवंश बच गए हैं वो, और उसके बाद इस समय जो है प्रमुख रूप से जो कला के केंद्र थे और उनके प्रमुख उपादान क्या रहे हैं कला के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, कल जो है जो हमने राजवंश देखे, गुजरात के चालुक्य वंश को अंतिम देखा था हमने। तो उसके बाद देखिए एक राजवंश आता है राजपूतों का, चेदी वंश। और ये चेदी वंश जो है मुख्य रूप से आज आप देखिए कि जो जबलपुर का क्षेत्र है, जिसको डाहल मंडल कहा जाता था प्राचीन काल में, कलचुरी के चेदी थे। तो जो कलचुरियों का क्षेत्र है वो वैसे तो कई टाइम में बदलता रहा है, लेकिन राजपूत काल में जो है मुख्य रूप से कलचुरियों का जो क्षेत्र था वो डाहल मंडल था। और डाहल मंडल में इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। और त्रिपुरी आजकल वर्तमान में जो है वो जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित। इसका जो संस्थापक था वो वामराज देव को माना जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कोक्कल प्रथम था। देखिए, एक प्रमुख शासक था ये, और इसी के समय से चेदी वंश का उत्थान शुरू होता है। अब देखिए, कोक्कल के बाद जो है युवराज प्रथम शासक होता है। युवराज के बाद गांगेय देव आता है, और ये जो गांगेय देव रहता है ये चंदेलों का बहुत बड़ा समर्थक रहता है। उसके बाद देखिए, गांगेय देव के बाद जो है लक्ष्मीकर्ण शासक आता है, और लक्ष्मीकर्ण जो है वो चेदी वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक माना जाता है, और इसे मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। और लक्ष्मीकर्ण ने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक है वो है आपका विजय सिंह। तो आप ये याद रखिएगा, अंतिम शासक में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, और शासकों के क्रम को याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, कश्मीर में कुछ प्रमुख राजवंश हैं, उन्हें हम देख लेते हैं जो राजपूत काल में यहाँ स्थापित थे। तो सबसे पहला वंश जो हमारा है वो है कारकोट वंश, और इसका संस्थापक जो था वो दुर्लभ वर्धन था। और देखिए, इसको कई बार पूछा गया। कई बार परीक्षा में क्या करता है कि कश्मीर के 4 राजपूत राजवंशों को दे देता है और उनके संस्थापकों का मिलान करने के लिए देता है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो दुर्लभ वर्धन है। दुर्लभ वर्धन के बाद इसका दूसरा शासक होता है दुर्लभक। देखिए, ये दुर्लभ है और ये दुर्लभक है, बस आपको क जोड़ लेना है। इसके बाद इसका अगला शासक वज्रादित्य चंद्रापीड होता है। इसके बाद उदयादित्य तारापीड शासक होता है। फिर इसका अगला सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड होता है। और जो ललितादित्य मुक्तापीड है ये कारकोट वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। और आप ये जानिए कि इसने जो है सूर्य का जो मार्तंड मंदिर है उसकी स्थापना इसी ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा की गई थी। और ललितादित्य मुक्तापीड की जो मृत्यु होती है वो अत्यधिक ठंड की वजह से हो जाती है। वैसे भी कश्मीर ठंड का रीजन है, उस ज़माने में ठंड ज़्यादा रही होगी, तो इसकी मृत्यु ठंड से होती है। इसके बाद इसका अगला शासक जो है वो जयापीड विनयादित्य होता है, और इसके बाद इनका वंश समाप्त हो जाता है। तो आप दुर्लभ कारकोट वंश के शासकों को याद रखिए, इसके संस्थापक को याद रखिए, और क्रम से इन शासकों को याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, कश्मीर में एक वंश आता है उत्पल वंश, और उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन रहता है। यहाँ ध्यान रखिए, दुर्लभ वर्धन है और ये अवंती वर्मन है, दोनों के नाम में वर्मन लगा है, इसमें वर्धन उसमें वर्मन लगा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। और इसी अवंती वर्मन की रानी जो है वो प्रसिद्ध रानी सुगंधा रहती है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुगंधा किस वंश की रहती है, तो सुगंधा उत्पल वंश की रहती है। और इसका एक प्रसिद्ध इंजीनियर रहता है, सुई या सुख कहते हैं उसको, उसका नाम है, और इसने झेलम पर नहर का निर्माण किया था, सुई ने। इसको भी हमें याद रखना, इसको भी कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए, एक वंश आता है यस्कर वंश, और यस्कर वंश कोई राजशाही या शाही परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं ये लोग। इसमें एक यस्कर नाम का व्यक्ति रहता है जिसको वहाँ के लोगों ने शासक बना दिया। कुछ अव्यवस्था कश्मीर में उठ जाती है, उसके वजह से जिस तरह से हम देखते हैं कि नहीं, बंगाल में गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक, वो वहाँ उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ लेकर शासक बनता है। उसी तरह से यस्कर को लोगों ने चुन लिया शासक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। और इसी यस्कर वंश का एक प्रसिद्ध शासक है क्षेमगुप्त, और इससे भी प्रसिद्ध इसकी रानी रहती है दिद्दा। दिद्दा जो है हिंदू शाही वंश की राजकुमारी रहती है, और दिद्दा के बारे में ये कहा जाता है
कि इसने सिक्कों का भी प्रचलन कराया जाता है और चारित्रिक रूप से दिद्दा एक कमज़ोर महिला रहती है और इसके अनैतिक संबंध रहते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों पे नहीं जाना है कि दिद्दा का संबंध किससे था, बस हमें ये याद रखना है कि दिद्दा जो है क्षेमगुप्त की पत्नी रहती है और उसको भी देखिए सीधे सीधे पूछा गया है कि दिद्दा के पति का क्या नाम था, तो याद रखिएगा क्षेमगुप्त। इसके बाद देखिए जो दिद्दा का भतीजा रहता है संग्राम राज, वो दिद्दा अपने शासन के बाद जो है संग्राम राज को सत्ता देती है और संग्राम राज जो है लोहार वंश की स्थापना करता है और इसी लोहार वंश का जो शासक है वो हर्ष रहता है और हर्ष का ही समकालीन या हर्ष का दरबारी कल्हड़ रहता है जिसने राजतरंगिणी लिखी। और हर्ष ने जो है कल्हड़ ने जो है जिस अंतिम शासक के बारे में लिखा राजतरंगिणी में कश्मीर के, वो जयसिंह था। इसके बाद जो है दूसरी राजतरंगिणी जोनराज द्वारा लिखी जाती है, लेकिन कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी का अंतिम शासक जयसिंह रहता है और हर्ष का समकालीन रहता है और दरबारी रहता है और संग्राम राज इसका संस्थापक रहता है। तो ये आपके जो प्रमुख राजवंश थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की जिनकी संभावना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए राजपूत कालीन जो कला संस्कृति या कला स्थापत्य है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए इस समय जो है कुछ प्रमुख केंद्र जो है भारत में उभरे और हम देखते हैं कि जिस नागर शैली का विकास हमने गुप्त काल में देखा था, और मैंने आपसे वहाँ बताया था कि प्रारंभिक नागर शैली के जो स्थापत्य हैं यानी मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुआ वो गुप्त काल में शुरू हुआ और गुप्त काल के बाद धीरे धीरे पूर्व मध्यकाल आते आते तक नागर शैली का एक अच्छा विकास देखा जाता है और नागर शैली में भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हो जाता है। और आप ये समझिए कि राजपूत काल जो है उत्कर्ष का काल माना जाता है नागर शैली के विकास के लिए। इसमें एक केंद्र है उड़ीसा, तो उड़ीसा में विभिन्न राजवंश के शासकों द्वारा विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। उसमें से कुछ प्रमुख मंदिरों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक मंदिर यहाँ है बैताल देउल, ये एकमात्र उड़ीसा का मंदिर है। वैसे उड़ीसा के सारे मंदिर जो हैं वो नागर शैली या नागर स्टाइल में बने हुए हैं, लेकिन जो बैताल देउल है ये नागर शैली में नहीं बना हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये अपवाद है उड़ीसा शैली में। उसके बाद यहाँ एक मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर, इसे जो है उड़ीसा वास्तुकला का रत्न कहा गया है। एक विद्वान है फर्गुसन, इंडियन आर्ट के विद्वान हैं, तो उन्होंने जो है मुक्तेश्वर मंदिर को उड़ीसा शैली का रत्न माना है उड़ीसा वास्तुकला का, तो इसे हमें याद रखना है। फिर यहाँ आप देखिए जो जगन्नाथ की यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष पुरी में, उस जगन्नाथ मंदिर का निर्माता जो है अनंत वर्मन चोडगंग, इसको आप याद रखिए, ये प्रमुख मंदिर है। इसके बाद जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये नरसिंह वर्मन प्रथम रहता है, नरसिंह वर्मन नहीं, नरसिंह प्रथम रहता है। ये गंग वंश का शासक है, इसने बनाया था। वैसे तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि नहीं है ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीधे सीधे एग्जाम के, मैंने उनको लिखा है ताकि ये आपको फिर कहीं देखने को मिल सकते हैं। फिर इसी समय देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा भी विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। आप राजस्थान में देखेंगे तो ओसिया कॉम्प्लेक्स है, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो उतना डीप मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर ग्वालियर में बनवाया गया था मीर भोज के समय में, तेली का मंदिर। और इस मंदिर को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी देखिए उत्तर भारत में है और उत्तर भारत के मंदिरों की जो विशेषता रही वो नागर शैली की रही, लेकिन इसका जो शिखर है तेली के मंदिर का ये द्रविड़ शैली का है और ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर फोर्ट के अंदर ये मंदिर स्थित है। आप कभी जाएंगे, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो इसका जो शिखर है मंदिर का वो द्रविड़ शैली में निर्मित है और ये भी बहुत बार पूछा गया, इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। ये मीर भोज के काल का है। उसके बाद देखिए राजपूत काल में नागर शैली का जो चरमोत्कर्ष माना जाता है या सबसे भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो चंदेल वंश के शासकों के अंतर्गत आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि खजुराहो आज भी एक बहुत बड़ा कला केंद्र है नागर स्टाइल का। इसमें देखिए जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आज भी लगभग अपने सुरक्षित अवस्था में, मुख्य मंदिर तो सुरक्षित अवस्था में, वो है कंदरिया महादेव का मंदिर और इसका निर्माता जो था वो विद्याधर चंदेल था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो पहले सप्तरथ प्रकार का था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये पंचरथ हुआ कुछ टाइम में, लेकिन आज वो भी पंचरथ भी नहीं है। अब इसके अगल बगल कोई मंदिर के अवशेष नहीं है, मुख्य मंदिर ही बचा है। और इसको कंदरिया महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप मंदिर के मुख्य भाग आगे अगले हिस्से से जब गर्भगृह की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि आप किसी कंदरा में जा रहे हैं। मैं इस मंदिर में गया हूँ, बहुत ही अलंकृत और भव्य मंदिर है और आप देखेंगे कि इस मंदिर के ऊपर बहुत सारी अलंकृत मिथुन की मूर्तियाँ बनाई गई हैं जिसके लिए खजुराहो जाना भी जाता है
और कभी मौका मिले तो आप लोग घूमिए, तब आपको दिखेगा कि नहीं भारतीय नागर शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो कितना बेहतरीन है, वो आप देख सकेंगे। फिर यहाँ देखिए एक मंदिर है देवी जगदम्बी मंदिर, माता का मंदिर है ये, और इसको गंड द्वारा बनवाया गया था। और एकमात्र सूर्य का मंदिर यहाँ चित्रगुप्त मंदिर है, और इसकी स्थापना भी गंड द्वारा की गई थी। और एक चीज़ आप याद रखिए कि इस चित्रगुप्त मंदिर में जो है सूर्य को समर्पित मंदिर है ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए ब्राह्मण मंदिरों के अलावा 4 जैन टेम्पल का भी निर्माण हुआ था, जिसमें आप देख लीजिए घटई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर ये है। यहाँ वैसे तो बहुत संख्या है मंदिरों की, अगर आप चंदेल वंश के खजुराहो कला केंद्र को देखेंगे तो असंख्य मंदिर हैं यहाँ पर। अब आज तो बहुत लिमिटेड मात्रा में ही वहाँ मंदिर बचे हुए हैं और उनको बांट दिया गया है कई समूहों में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो इतना ही है आपके लिए। फिर देखिए राष्ट्रकूटों के समय में भी कला का विकास काफ़ी देखने को मिलता है और बेहतरीन कला केंद्र हैं। इनके कला केंद्र 4 हैं मुख्य रूप से, एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी और मंडपेश्वर। और इन सब में मैं सबसे प्रमुख या सबसे उत्कृष्ट स्थापत्य जो है इनका एलोरा का कैलाश मंदिर है, और आप इसको कई बार देखे होंगे वीडियो में, फ़ोटो में, हर जगह। और इसका निर्माता कृष्ण प्रथम है। एलोरा का कैलाश मंदिर रॉकेट आर्किटेक्चर का उत्कर्ष माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। आप ये मान के चलिए कि विश्व का आश्चर्य कहा जाता है इसको, कि एक पहाड़ को काटकर एक मंदिर का, पूरे मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। एक गलत छेनी कहीं जो है बनाने वाले से नहीं लगी है, नहीं तो समझिए पूरा नष्ट हो जाता। एकात्मक टेम्पल है ये, एक पहाड़ को काट के बनाया गया और उत्कृष्ट है ये। कभी अवसर मिले तो इसको ज़रूर देखिए। इसके बाद देखिए पाल वंश के शासकों द्वारा भी कला स्थापत्य का निर्माण कराया गया, और इनके समय में भी 4 प्रमुख केंद्र हैं, नालंदा, बोधगया, राजगिरी और कुर्किहार। अब पाल वंश में 2 प्रमुख प्रवर्तक थे जिन्होंने यहाँ पे कला नमूनों का निर्माण किया। उनके नाम मिलते हैं धीमन और विठपाल। पाल वंश के कला स्थापत्य की विशेषता मैं आपको बताऊं कि यहाँ काले कलर के पत्थरों पे मूर्तियों का निर्माण किया गया। और मैंने राजनीतिक इतिहास पढ़ाते समय आपको ये बताया भी था कि ये लोग बौद्धों के बहुत बड़े संरक्षक थे। तो बहुत बड़ी मात्रा में बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ बनी, और बुद्ध के प्रभाव में बहुत सारे मठों का भी यहाँ निर्माण हुआ। उसके बाद पहाड़पुर में जो है ईंटों का भी इन लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बनवाया। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इनका जो केंद्र रहता है कुर्किहार, वो पाल कला का कांस्य कला का केंद्र है। पाल युगीन कला का कांस्य कला का केंद्र, यानी कांस्य से निर्मित मूर्तियों का भी यहाँ निर्माण किया गया है बड़ी मात्रा में। और जो पाषाण पे बनी मूर्तियाँ हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो काले कलर के पत्थर पे आपको बनाई गई मिलेंगी। तो कभी भी आप किसी म्यूजियम में जाइए, अगर आपको कोई काले कलर के पत्थर की मूर्ति दिखती है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो जो है पाल वंश की मूर्ति होगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि राजपूत कालीन जो कला संस्कृति का मुख्य हिस्सा था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद जो है दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश बचेंगे, जैसे पल्लव हो गए। तो पल्लवों का राजनीतिक इतिहास, उनका सांस्कृतिक इतिहास, उसके बाद चोल बच जाएंगे, उनका सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास हम कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा जो प्राचीन भारत का हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे मध्यकाल में जाएंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो में प्राचीन भारत का आपका पार्ट जो है ख़त्म हो जाने वाला है। और आप धीरे धीरे रिवीजन करिए, और मुझे विश्वास है कि नहीं, अगर आप पूरा रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपका फाउंडेशन लगभग क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। और आज के लिए धन्यवाद।